उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास, हाँ जी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या था, एटम पे टकराया और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन की एनर्जी थी यानी कि काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो इलेक्ट्रॉन तो रुक गया टकरा के, कहीं ना कहीं तो जाएगी वो क्या होगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हीट। भाई ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी हमने 3-4 फॉर्मूले इसके ड्राइव करे थे, उनको एक बार दोबारा से देखो आप। ठीक है, एक बार रिकैप करो उनका और तब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और वोल्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यश V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और W इक्वल्स टू VQ होता है। और जो काम आपने करा, एनर्जी ही हीट होती है। ठीक है, आपने जो काम करा यानी कि इलेक्ट्रॉन ने जो काम करा वो हीट में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन है बस। तो W इक्वल्स टू H यानी H इक्वल्स टू V इंटू Q, और Q किसके बराबर होता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था करंट का, IT के बराबर, यानी कि H इक्वल्स टू, हमने पढ़ लिया VIT, H इक्वल्स टू VIT। सेकंड फॉर्मूला क्या है, V के प्लेस पे आप IR को पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये आ जाएगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, अब I को रिप्लेस कर सकते हो आप V अपॉन R से। ठीक है, I को रिप्लेस कर सकते हो V अपॉन R से, I को V अपॉन R से रिप्लेस कर सकते हो, तो I के प्लेस पे V अपॉन R रख दिया, तो आ जाएगा V स्क्वायर RT। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड जो आएगा, अब ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू ये 3 फॉर्मूले। अब इससे आगे की बात करते हैं, आज ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। हाउ टू डिजाइन अ हीटिंग कोयल। आपने हीटर देखा है? हाँ। हीटर पे वो इस टाइप से होता है, बीच में मटेरियल, उसको कहते हैं कोयल। हाँ। ठीक है, अब उसको कैसे डिजाइन करें, उसको डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट ये है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको क्या बताता है, कैसे डिजाइन करनी है कॉइल। ठीक है, सबसे पहले हीट जनरेटेड टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये समझ आएगा आपको ऊपर वाली लाइन से, heat generated to the conductor, heat generated to the conductor is directly proportional to ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, हीट के 3 फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान से देखो, वही आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, सबसे पहले डिपेंड करता है, क्योंकि चलो मैं फॉर्मूले साइड में लिख देता हूँ, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, दूसरा क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट, समझ आ रही है बात। और तीसरा ये टाइम है, फॉर्मूले में देखते जाओ लिखते जाओ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जब आप उसको डिजाइन करोगे
करंट पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हाउ टू डिजाइन अ हीटिंग कॉइल। अब एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, हाँ और फिर इसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये जो हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसमें 3 एप्लीकेशन है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। और लास्ट का टॉपिक होगा आपका आज का पावर। पावर पे जाके ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, देखो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक होगा रास्ते में, और जितना ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा हीटिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन और जोर जोर से टकराएगा। ठीक है, और दूसरा टाइम, जितनी देर तक करंट फ्लो होगा आपका चार्जर, आप बहुत देर तक लग रहा है तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करंट, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा गर्म होगा। तो इसलिए जो हीट है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है, आर, आई और टी। क्लियर? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब तक कुछ ऐसा तो नहीं लगा आपको जो आपने रट लिया हो? नो सर। चलो, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसकी क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहले बल्ब, जो आप घरों में देखते हो, हालांकि अब एलईडी बल्ब है, लेकिन पहले जो बल्ब थे उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, बल्ब में आपने देखा होगा इस तरीके का एक ग्लास होता है। ठीक है, बीच में ये यहाँ पे कोयल होती है, एक कोयल होती है बीच में। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको कहा जाता है फिलामेंट। अब आप कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानोगे आज बल्ब के बारे में। ठीक है भाई, ये जल रहा है, जलता हुआ बल्ब है। ये करंट फ्लो है यहाँ से, आई, हाँ। और इसमें जाएगा और ऐसे वापस टर्न करके आएगा। तो ये करंट फ्लो होगा, हीटिंग होगी, इसमें जगमगाएगा और पूरा आपको लाइट दिखाई देगी। अब इसकी डेप्थ को समझो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हमने पढ़ा कि जो हीटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? रेसिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? हाँ। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था रो एल बाई ए, रेसिस्टिविटी में। तो यानी जो रेसिस्टेंस है वो हीट पे डिपेंड कर रहा है, और जो हीट है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो रो पे, एक लेंथ पे, और एक एरिया पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसको कैसे डिजाइन करा जाए, इस फिलामेंट को किन किन बातों का ध्यान रख के बनाया जाए, वो जरूरी है। सबसे पहली चीज तो उसका मटेरियल, यानी रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इसकी हाई हो, हमें ऐसा लेना है। अब आपने देखा ही होगा, जो मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी उसमें सबसे ऊपर थे मेटल, यानी कि उनका कम था। फिर उसके बाद एलॉयज, उनका ज्यादा था। और कंडक्टर तो बिल्कुल खत्म होते हैं, उसमें तो जाती ही नहीं करंट, तो उसकी रेसिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो करंट भी जाए और हाई भी रहे रेसिस्टिविटी, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? मेटल अलॉय का यूज करेंगे। ठीक है भाई, हाँ। मेटल अलॉय का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन ये क्या होता है? मेटल अलॉय होता है। ठीक है, अब टंगस्टन में इसका एक चीज और है, आपके माइंड में आती होगी कभी कभी, कि करंट फ्लो हो रही है और ये इतना बारीक सा वायर है इसके अंदर जो टंगस्टन का है फिलामेंट, ये पिघल क्यों नहीं जाता? ये आया कभी माइंड में? नहीं सर। ये इसलिए नहीं पिघलता, अगर आप नॉर्मली वायर लगा दो ना इसमें मेटल का, तो वो पिघल जाएगा, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा आता है और वो बहुत ही बारीक है। तो इसलिए क्या होगा, इस ये टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, एक तो रेसिस्टिविटी हाई है, दूसरा मटेरियल की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मेल्टिंग पॉइंट।
अब इसको डिजाइन कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात हमने सीख ली कि भाई रेसिस्टिविटी ज्यादा हो तो इसलिए हमने टंगस्टन का लिया है फिलामेंट। दूसरा, इनकी लंबाई भी ज्यादा ली जाती है, अगर आप उसको पूरा खोल के देखो तो लंबाई ज्यादा होती है उनकी। ठीक है, उनको ऐसे सर्कल करके ही तो रखते हैं ना, मोड़ मोड़ के, फोल्ड करके। हाँ आप अगर हीटर का हाँ कोयल उठाओ, उसको लंबा कर दो तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ तो इसलिए लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी, और जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हीट होगी, और जितनी ज्यादा हीट होगी आपका बल्ब उतना ही बढ़िया जलेगा। अब एरिया देखो, हम्म, एरिया जितना अब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो थिन रखा जाता है, यानी कि वायर जो है पतला रखा जाता है। हम्म, ठीक है, वायर कंपैरेटिवली बहुत ही पतला रखा जाता है, इससे क्या हो, रेसिस्टिविटी हाई हो, रेसिस्टिविटी हाई होने से क्या होगा, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होने से बल्ब बढ़िया जलेगा। ये क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट। हम्म, हाँ अब एक क्वेश्चन और आना चाहिए आपके माइंड में, कभी आपने सोचा हो या ना हो, मैं बताता हूँ। आपने सोचा है कभी कि अगर ये ग्लास आप हटा दो तब भी क्या रोशनी होगी, बल्ब में जो ग्लास लगा हुआ है अगर उसको हम्म, हटा दो तो तब भी क्या रोशनी होगी, क्या लाइट जलेगी? नहीं, रीजन? क्योंकि उसके अंदर एक गैस भरी रहती है, हाँ गैस होती है, बिल्कुल ठीक बात है। जिसके कारण वो ग्लो करता है, वरना वो बस एक हीटर की तरह वो रेड कलर की दिखेगी, टंगस्टन मेटल। आपको पता तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता, वो जो गैस भरी होती है वो लाइट के लिए मैटर ही नहीं करता, उसका लाइट के प्रोड्यूस होने से कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है उसका। ठीक है, सही बताया आपने, हम्म, इसके अंदर जो गैस भरी होती है उसको कहते हैं आर्गन गैस, और आर्गन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें निष्क्रिय यानी कि जो गैस नॉन रिएक्टिव होती है उसमें रहती है, ये रिएक्ट नहीं होने देती। ठीक है, अब किससे बचा रहे हैं हम हाँ इसे, किससे रिएक्शन का डर है? देखो अगर आप इस ग्लास को हटा दो तो टंगस्टन आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। अगर आप ग्लास को हटा दो तो हम्म, टंगस्टन आ जाएगा वातावरण के, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, और यहाँ क्या होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बनाएगी, टंगस्टन ऑक्साइड। अब टंगस्टन ऑक्साइड को, ऑक्साइड क्या होता है, राख होती है। ठीक है, ये तुरंत एकदम टूट जाएगा और राख में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपने देखा होगा, उसकी राख होती है आपके हाँ, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम्म, ब्लैक ब्लैक करके ये बन जाएगा। तो इसका रीजन क्या है मेन, कि आपका हमें ऑक्सीजन के रिएक्शन से उसको बचा के रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन के रिएक्शन से हम्म, बचेगा, अगर रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन तो वो टूट जाएगा, मेटेलिक या टंगस्टन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे पॉइंट क्लियर हैं? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा है आपने घर में अपने? इलेक्ट्रिक फ्यूज, एमसीबी। अब नया वर्जन जो है वो एमसीबी है, इसका काम पहले करता था इलेक्ट्रिक फ्यूज। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्यूज सुना है, उसका फंक्शन जी, पता है। इसका काम क्या होता था मैं बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, या गूगल पे दिखा देता हूँ मुझे अभी आपको। मुझे थोड़ा सा पता है उसके बारे में। हाँ अभी और चीजें पता चलेंगी, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, जो आपके आसपास चीजें है ना उनका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। देखो मैं हम्म, स्क्रीन पे लेके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो ये जो साइड में आप फिगर देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक वाले में ये वाली, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हम्म, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि घर में आपके जो इम्पोर्टेड
इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जैसे एसी है, ठीक है, एसी आपका हो गया, एक तो इम्पोर्टेड है और दूसरा रेफ्रिजरेटर हो गया, थोड़े महंगे आते हैं, हाँ ठीक है, और आपका टीवी हो गया, ये जितने भी आपके महंगे महंगे चीजें हैं वो सारी क्या है, वो लगी रहते हैं घर में। अब मान लो लाइट अप डाउन हाँ होगी तो वो तो खराब हो जाएंगी, ठीक है, हाँ इतना अफोर्ड तो कर नहीं पाएंगे बार बार कि डेली हम एसी लेके बैठे। तो ये क्या काम करता है, हम्म हमने इसको लगा दिया, यहाँ पे लगता है ये, इसमें ये दोनों पिन यहाँ फिट हो जाती है, और यहाँ पे एक वायर रहता है, वायर, ठीक है, कट हो जो, जाता है हाई। जी, जो इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है, जो सर्किट को पूरा, यानी कि करंट फ्लो होगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी तभी तो घर में जलेगी ना। हाँ तो मेन लाइन पे लगा होता है ये, और आपके सर्किट को कंप्लीट करता है। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये बारीक होता है बहुत, ठीक है, हम्म और ये जो वायर होता है इसके बारे में और एक दो बात सीख लो, ये किसका बना होता है, लेड का बना होता है, लेड वायर, यानी पीबी, इसका सिंबल क्या है, पीबी, लेड वायर का बना होता हम्म, है। और जैसे ही ज्यादा करंट होगी, तो करंट ज्यादा होते ही इसका, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रहता है, तो ये पिघल जाएगा तुरंत। हाँ जैसे ये मेल्ट होगा तो ये टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ हाँ से क्या होगा, टूट जाएगा और सप्लाई आपके घर की रुक जाएगी। समझा पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ करंट रुक गया, अब क्या है, सारी चीजें सेफ है आपके घर की, आप देखोगे कि लाइट तो पड़ोसी के यहाँ तो आ रही है लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं है, तो फिर आप तुरंत फ्यूज को चेक करोगे, फ्यूज आपको जला मिलेगा, यानी कि बीच में से आप समझ जाओगे कि लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ है। हम्म अब एमसीबी जो नई आई है वो क्या काम करती है, एमसीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही करंट ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और ये ऑटोमेटिक उसको हाँ बंद कर देगी, ठीक है, ये पढ़ोगे आप 12th क्लास में जाके। हम्म ओके, तो यहां तक डन है, हाँ गुड। मैं एक बार ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्यूज को। मान लो ये आपका घर है, क्योंकि पिक्चर बना के समझाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया समझ आएगा, और ये एसी फ्रिज ये सारी चीजें लगी हुई है, ये आपके घर की मेन लाइन है, और यहाँ पे लगा हुआ है फ्यूज, ठीक है, इस पे लिख देता हूँ मेन लाइन। अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आप डायग्राम जितना बढ़िया बनाओगे उतना अच्छा एग्जामिनर को समझ आएगा, इन द सेंस उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो समझ जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। हम्म हम्म ये हमने सारी चीजें इसके बारे में पढ़ ली, ओके, फिर ठीक है आगे चलते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक आयरन आपके घर में भी है, ठीक है, जहाँ जिससे प्रेस वगैरह करते हैं, तो हाँ उसमें क्या होता है, उसमें जो नीचे का, उसका नीचे का जो सरफेस है, अगर उसको खोल दो तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, थोड़ा सा कर्व शेप में हो सकता है, नीचे हम्म का सरफेस कुछ ऐसा दिखता है, और उसके बीच में क्या होता है, एक खाली स्पेस होता है, और यहाँ पे वायरिंग लगी होती है, जब उसको खोल के आप देखो, और ये जो वायर होता है जो लगा हुआ है नीचे, वो इस शेप में हम्म होता है, यानी कोयल जो होती है, ठीक है। अब क्या हम्म होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम, ठीक है भाई, नाइक्रोम का होता है, हम्म इसकी लेंथ क्या होती है, लेंथ ज्यादा होती है, एरिया कम होता है, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस हाई होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा तो हीट ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ अब ऐसा हमें जो नीचे वाला मटेरियल है वो ऐसा क्रिएट करना है यश, कि इलेक्ट्रिसिटी का तो पुअर कंडक्टर हो, यानी कि अगर हम उसको अपने हाथ पे रख लें तो वो जले ना, मतलब करंट ना लगे, हर बार करंट थोड़ा ही लगता है, जब स्त्री को हम लगा लेते हैं पैर वैर पे कहीं पर लग जाता है
तो करंट थोड़ा ही लगता है, वो जलता है। हाँ। इन केस कई बार कुछ अंदर तार उसमें वायरिंग टच हो जाए या कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो तब तो कोई अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है हमारी स्किन जल जाती है जब हम कांटेक्ट में आते हैं आयरन के। तो हमें इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए था ये जो गुड कंडक्टर गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का अच्छा कंडक्टर हो, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारी नीड थी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए कौन सी मेटल यूज होती है, कौन सा मटेरियल यूज होता है, उसका नाम है माइका। माइका इज द मटेरियल विच यूज टू मेक द सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये आपको पता चला कि नीचे हम इसका क्यों यूज करा, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर एग्जाम में है तो तीनों इसके एग्जाम्पल दो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दो इसका। अब है पावर, लास्ट टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होता है? पावर का एक फॉर्मूला है P इक्वल्स टू W अपॉन T। W अपॉन T का मतलब, यानी W की जगह आप E भी कह सकते हो, E अपॉन T। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में आप जितना काम करोगे, यही तो कहा जाएगा ना कि भाई ये बहुत पावरफुल है। तो मतलब क्या है इसका, कि वो एक सेकंड में कितना काम करता है। ठीक है, अब इसके भी फॉर्मूले हो सकते हैं, क्योंकि E यानी कि H के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू VIT हमने पढ़ा अभी। QT ना, Q की जगह VI रख दिया तो VIT हो गया, और V की जगह हमने रख दिया IR, तो हो जाएगा I स्क्वायर RT, और I की जगह V अपॉन R रखो तो ये आ जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये W के तीन फॉर्मूले हैं जो मैं आपको रिसेंटली पढ़ाए हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पे अब हम पावर के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, VIT अपॉन T, तो इससे कैंसिल किया जाएगा VI, तो पावर का पहला फॉर्मूला आ गया। फिर उसके बाद I स्क्वायर RT रख दो, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा I स्क्वायर R। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर। एंड थर्ड वन इज V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा, सेम प्रोसेस से। तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। अब इसकी यूनिट क्या क्या है, पावर की यूनिट क्या क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। लेकिन कमर्शियली जो यूज होती है आपके घरों में, जो मीटर लगा हुआ है उसमें किलोवाट घंटा में आती है। जो यूनिट है वो 1 किलोवाट में आती है, किलोवाट पर ओवर में। ठीक है, यानी 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट के बराबर होता है। इसकी एक और यूनिट है, एक है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर ये कितने के बराबर होती है, ये होती है 746 वॉट के बराबर। ठीक है भाई, 746 वॉट बहुत आता है एग्जाम में। तो कमर्शियल यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो किलोवाट, किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर होती है कमर्शियल यूनिट, जो आपके घरों में आपने देखा होगा यूज होती है। जो रीडिंग होती है मीटर में वो किलोवाट घंटा में होती है। तो उसको किलोवाट घंटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट और घंटे को कहते हैं आवर। तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, और 1 वॉट, ठीक है, ये तो एक ही लिखेंगे इसको तो। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है,
3600। ठीक है। हाँ तो यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶, और इसको कहते हैं वॉट सेकंड। वॉट सेकंड, ठीक है भाई। भाई 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वॉट होते हैं, और 1000 वॉट होते हैं, हाँ और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। तो अगर 1 किलोवाट घंटे को आप सेकंड वॉट सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶, और इसी को कहते हैं जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। इज दैट क्लियर? हाँ तो ये आपको याद रखनी है सारी की सारी यूनिट्स। और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट के बराबर, और 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकंड या जूल के बराबर होता है। अब आपको क्या याद करना? एक तो यहाँ नोट करने हैं, ठीक है, वेरियस करंट सिंबल। वेरियस करंट सिंबल यहाँ पे नोट करने हैं। आपकी बुक में टेबल दे रखी है, उस टेबल को नोट करना है अच्छे से, ठीक है। टेबल को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। अब मैं आपको जितने भी फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके पूरा रिकैप करा देता हूँ, ताकि जब कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। करें स्टार्ट। हाँ पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये फर्स्ट फॉर्मूला इन इलेक्ट्रिसिटी था। हाँ सेकंड फॉर्मूला था हमारा V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वोल्ट। क्यों? और थर्ड था ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। ठीक है। अब दूसरे सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो दूसरा सेशन लगा, यानी फोर्थ वाला हमने पढ़ा रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L बाई A। फिर फिफ्थ हमने पढ़ा रेसिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर दे तो क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सिक्स्थ रेसिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट कर दे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ठीक है। 7 इसी में ही हमने पढ़ा था एक, इसी में फर्स्ट वाले में लिख लो Q इक्वल्स टू Ne, यानी कि अगर कहीं ऐसा आ जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन है और बताओ टोटल कितना चार्ज होगा, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। सिंपल। थर्ड वाले सेक्शन में इसको ABC कह सकते हो आप, A, B और C। सी वाले सेक्शन में हमने सारे फॉर्मूले पढ़े हीट से रिलेटेड। तो हीट का पहला फॉर्मूला क्या था? VIT। H इक्वल टू VIT। बहुत बढ़िया। सेकंड फॉर्मूला था I²RT। और थर्ड वाला फॉर्मूला था V²T अपॉन R। फिर लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा पावर। पावर का पहला फॉर्मूला था VI, क्योंकि पावर क्या होता है? हीट अपॉन टाइम, यानी W अपॉन टाइम, यानी एनर्जी अपॉन टाइम। सारी एक ही बात है, बस T को खत्म कर दो आप, ये पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I²R। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V² अपॉन R। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपने अब तक पढ़े। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं इस चैप्टर में। समझ आ गया? कोई डाउट? नो सर। अब काम आपका क्या है? एक तो इसको पूरे लेक्चर को नोट करोगे, और दूसरा यहाँ पे वो टेबल बनेगी सिंबल वाली। आपकी बुक में है। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही।